नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने फिजिक्स की 14 श्रृंखलाएं करा दी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप उन श्रृंखलाओं को देख सकते हैं और देखेंगे। और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं और मैं इस प्रकार से श्रृंखलाओं को करा रहा हूं कि क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज फिजिक्स पार्ट 15 के साथ मैं आपके सामने फिर से आपका मित्र एक बार पेश हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है। इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन रहता है तो उसको हम पहले रखते हैं और बाद में इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है? देखिए, ये रटने वाला क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। 0.4537। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाट सेकेंड, वाट घंटे और किलोवाट घंटे किसकी इकाइयां हैं? देखिए, ये हम एनर्जी की इकाइयां हैं। जैसे कि हमारे घर पे जो मीटर लगा होता है और उस मीटर में जो हमारा बिल आता है तो वो यूनिट्स में आता है। जो यूनिट रहती है उसमें वाट सेकेंड, वाट घंटे या किलोवाट घंटा इत्यादि लिखा रहता है, तो उसी की बात हो रही है। देखिए, पावर हो गया, पावर का हो जाता है आपका वाट। फोर्स हो गया, फोर्स का हो जाता है आपका न्यूटन। टाइम हो गया, टाइम का आपका हो जाता है सेकंड। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेक्लांचे सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहले आप जान लीजिए कि लेक्लांचे सेल कैसा होता है। देखिए, मैं आपको एक रफ फिगर बना के दिखा देता हूँ। इसमें 2 रॉड लगी होती हैं। रॉड नंबर 1 हो गई ये, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया है, और एक रॉड हो गई ब्लू। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये वाली रॉड माइनस है। ठीक है, प्लस का मतलब हो गया कैथोड, और कैथोड बनी होती है कार्बन से। हम लेक्लांचे सेल की बात कर रहे हैं। और ये हमारी हो गई एनोड, जो ऋणात्मक प्लेट है, और ये बनी होती है जिंक से। जिंक से बनी होती है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और अगर हम इसका वोल्ट देखें, वोल्टेज देखें, तो 1.5 वोल्ट होता है। तो अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, आपके सामने मैं सेल बना के दिखा चुका हूँ। पहला ऑप्शन, इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, सही है। अब देखिए, लिखा है कार्बन रॉड एनोड के रूप में कार्य करती है, गलत हो गया। जिंक रॉड कैथोड के रूप में कार्य करती है, यह भी गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, कि इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? देखिए, मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखिए, द्रव्यमान, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्केलर होता है। आयतन, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम। और चाल, चाल मतलब होता है स्पीड। ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, हो जाएगी बार। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी बार। और आपको बता दें कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम पास्कल से मेजर करते हैं। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 पास्कल की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻5 बार के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसमें वोल्ट की बात करें तो इसको हम कहते हैं विभव के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो हम वोल्टेज कहते हैं। और अगर हम गॉस की बात करें
तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है गॉस, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है हमारा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने पर कम से कम विचलित होता है? देखिए, हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक प्रिज्म है, इसमें प्रकाश की एक किरण आती है, आने के बाद वो 7 प्रकाश के कलर में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए हमारा ये जो 7 कलर होता है वो होता है VIBGYOR, विबग्योर कहते हैं। और अगर हम इनके तरंग दैर्घ्य का क्रम देखें तो जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ऊपर जाने पर बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगी उसका प्रकीर्णन कम रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा विचलन की बात करें तो बैगनी रंग हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंसेप्ट है। तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा है उसका विचलन कम होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे देखिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है कि नीला जो कलर होता है हमारा या बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन होता रहता है, तो जिस वजह से हमको आकाश नीला दिखाई देता है। और अगर हम बात करें खतरे के सिग्नल जो लाल बनाए जाते हैं, लाल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वो बिखरती नहीं है किरणें, उनका प्रकीर्णन नहीं होता है, तो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है कि आगे रेड सिग्नल है और हम सतर्क हो जाते हैं। तो ऐसे हम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की वैल्यू कहाँ होती है? देखिए जो हमारा त्वरण होता है स्मॉल g, जो हमारा स्मॉल g होता है उसकी जो वैल्यू होती है, आप सीधे फॉर्मूला देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। Gm/r²। r क्या होता है? ये होता है आपकी पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। और जो हमारा m है वो हो जाता है मास ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। तो इस फार्मूले से आपको पता चल जाता है G इज़ प्रोपोर्शनल टू m और G इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए ये तो रहेगा कांस्टेंट, बदलने वाला नहीं है, ठीक है, ये रहेगा कांस्टेंट। और जो हमारा G इक्वल टू 1/r² है, इसी से हम G की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारे पोल्स होते हैं, या आप कह लीजिए एक मिनट, ये जो हमारे पोल्स होते हैं, अगर हम पोल्स पे रेडियस निकालें, यदि हम पोल्स पे रेडियस निकालें तो रेडियस ऑफ पोल इज़ लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा, ठीक। तो अब जिसकी त्रिज्या कम होगी उसके गुरुत्व की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब न्यूनतम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा की जो रेडियस होती है, भूमध्य रेखा की जो रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ पे r ज़्यादा होगा वहाँ पे g की वैल्यू, जहाँ पे r की वैल्यू कम होगी g की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, और जहाँ पे r की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे g की वैल्यू कम होगी। तो अगर हम इस कंसेप्ट से समझें तो देखिए हमारी जो रेडियस है भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू सबसे कम होगी। और अगर पोल्स की बात करें तो वहाँ पे रेडियस कम है भूमध्य रेखा के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे जो है जी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है,
अगर आप देखें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है जी की वैल्यू। जो जी होती है हमारी वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लोग अप्रॉक्स जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर पूछे तो सबसे न्यूनतम भूमध्य रेखा पर और सबसे अधिकतम ध्रुवों पर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। एक निकाय प्रारंभ में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है, 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है, तो इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, हमारा जो त्वरण दे दिया है वो दे दिया है 2 मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे पूछा है कि विस्थापन मतलब कि एस की वैल्यू पूछा है। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक इक्वेशन होता है गति का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसका इस्तेमाल करके S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए u की वैल्यू दिया था 10, टाइम हमारा दे दिया था 5, 1/2, हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू दे दिया था 2, और हमारा जो टाइम है उसकी वैल्यू दे दिया था 5। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 50 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा, और टोटल हम देखें तो 75 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 75 मीटर। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन हमारा 75 मीटर होगा वही हमारा आंसर। तो देखिए हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन डी 75, दैट इज़ आवर आंसर। तो सही उत्तर होगा 75। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक निकाय प्रारंभ में 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, 6 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। तो इन 6 सेकंड में इस निकाय के विस्थापन का पता लगाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, फिर आके देखते हैं कि क्या आंसर है। तो देखा जाए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकंड, हमारा जो टाइम है वो दे दिया है 6 सेकंड, हमारा जो त्वरण है एक्सेलरेशन वो दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर से इसमें हमसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो हमको फार्मूला पता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए अगले पेज पे हम आपको बताते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए u की वैल्यू 15 है, t की वैल्यू 6 है, हाफ a की वैल्यू 4 दिया हुआ है, और t की वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, इधर आ जाएगा 72 और इधर आ जाएगा 90। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो मित्रों 162 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा 162 आया है। तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन बी 162 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 162। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हम एनीमोमीटर से क्या नापते हैं। देखिए एनीमोमीटर की अगर हम बात करें, हवा की गति मापने का काम करते हैं। बाकी आर्द्रता के लिए आपको बता ही रखा है, मैंने कई बार बताया है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हो जाता है। हाइग्रोमीटर। वर्षा के लिए हम बताएं आपको, रेन गेज का इस्तेमाल होता है।
रेन गेज कुछ नहीं होता है, एक पाइप टाइप का होता है शीशे का, जिसमें कि मेज़रमेंट के लिए मिलीमीटर का पैमाना दिया होता है, उसमें पानी भरता है और पता चल जाता है कि कितनी बारिश हुई। अगर दाब, वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको 3 ऑप्शन आता है तो चौथा आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। वर्षा के लिए रेन गेज हो गया, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर हो गया, और अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर हो गया। तो वैसे भी देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जा रहा है कि एनीमोमीटर हवा की गति के बारे में बताता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें देखिए बेसिकली ये कह रहा है कि हवा कहाँ से कहाँ चलती है, मतलब उस क्षेत्र की कंडीशन। तो इसका जवाब होगा कि दबाव उस क्षेत्र में अधिक होता है जहाँ दबाव कम होता है। कहने का मतलब है हाई प्रेशर, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, जो हवा हमारी चलती है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, लो प्रेशर। तो बस इसमें यही पूछना चाह रहा था वो। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और आप इस ट्रिक को आराम से याद कर लीजिए। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवा बहती है। जैसे तूफ़ान आता है तो तूफ़ान कब आता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा एक क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ का जो प्रेशर होगा गिर जाएगा। अब मान लीजिए कि कहीं ठंडक है, या मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र में पानी होता है, और जब पानी होता है तो वहाँ पर आर्द्रता होती है, और वहाँ पर आर्द्रता होती है तो प्रेशर वहाँ पर हाई होता है। जैसे हमारे यहाँ मानसून भी इसी प्रकार से आता है। तो जब यहाँ पर लो प्रेशर होता है और जब हवा ऊपर उठने लगती है तो इसको भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी कंसेप्ट की बात इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? देखिए दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है हमारा कि पलायन वेग का मतलब होता है कि एक ऐसा वेग जिससे अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से भेजेंगे या पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के वो वस्तु सदैव के लिए बाहर निकल जाएगी। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है 2gm/r²। ये होता है हमारा रूट में। और अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया गुरुत्वीय त्वरण का, G = gm/r²। ठीक, अब इसमें से एक आर को अगर इधर ले आते तो हमारा आ जाएगा GR होता है gm/r। अब जो है हमारा जो gm/r है, इसकी वैल्यू हम GR पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो हमारा V आ जाएगा वो V आ जाएगा, ये हमारा V आ जाएगा 2GR। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो G की वैल्यू 10 ले लो, और ये रेडियस ही है 6.4 × 10⁶। इसको जब आप निकालते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू आपकी आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने आपको निकाल के भी बता दिया है, आप चाहें तो ऐसे समझ लें, आप चाहें तो याद कर लें। मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया है। कभी कभी पूछ लेता है तो आपके पास फार्मूला रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? देखिए जब पानी को 0 से 4 पे हम पहुंचाते हैं तो ये जो इसका जो घनत्व है, जैसे क्या होता है घनत्व बढ़ता है, और जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? आयतन जो है हमारा घटेगा, क्योंकि हमको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब D इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो आयतन क्या होता है? अब देखिए जब घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है फिर घटना शुरू होता है, तो इसका सही जवाब होगा कि पहले आयतन घटेगा और फिर जैसे ही 4 डिग्री पे पानी पहुंच जाएगा उसके बाद से आयतन जो है बढ़ना शुरू होता है। तो आयतन की बात करेंगे तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब में विक्षेपण किसके द्वारा निर्मित होता है? तो जो विक्षेपण निर्मित होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम लोग मेंटेन करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे।
यदि एक निकाय को कुछ ऊंचाई h की इमारत से नीचे गिराया जाता है और एक अन्य निकाय को उसके साथ फेंक दिया जाता है ज़मीन से u वेलोसिटी से, तो फिर दोनों कितने समय के बाद मिलते हैं। देखिए हल्का सा ट्रिकी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अच्छा है और अगर अचानक से आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस प्रश्न को वैसे तो हमारे पास टाइम कम रहता है, तो जो बच्चा एक बार लगा के गया होगा उसको करने में आसानी होगी। तो आइए इस प्रश्न को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन 15 है। इसमें कह रहा है कि एक इमारत है, h हाइट की एक इमारत है। मान लीजिए हमारी ये एक इमारत हो गई जिसकी हाइट हमारी h है। h इसकी टोटल हाइट हो गई। कह रहा है कि अब एक पार्टिकल को नीचे फेंका जाता है और एक पार्टिकल को उसी समय u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब ऊपर फेंका जाता है तो जो हमारा इक्वेशन बनता है v² = u² + 2gh, और हमारा जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ut + ½ gt²। तो अब देखिए ये तो कॉमन फार्मूला होता है, लेकिन जब हम ऊपर भेजते हैं तो g की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को सही से लिखें तो बीच में माइनस चिन्ह आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि हम गुरुत्व के अपोजिट जा रहे हैं जब ऊपर साइड में जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर लें नीचे के लिए। देखिए जब नीचे आते हैं तब हमारा इक्वेशन क्या होता है, वो होता है v² = u² + 2gh, क्योंकि हम गुरुत्व के साथ आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस निकालें जिसको s कहते हैं, s को एक्चुअली आप h कह लीजिए। ठीक है, तो ये होता है ut + ½ gt²। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब देखिए करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अब हम बात करते हैं जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा। देखिए हमारी प्रारंभिक वेग हमारा 0 रहा होगा, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा और वेलोसिटी v से वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो अगर हम d1 मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि जैसे हमारी ये मीनार थी, ठीक है, इसकी हाइट h है, कैपिटल H है। हम ये मान लेते हैं कि वो d1 दूरी t टाइम में ट्रेवल करता है, d1 दूरी। तो d1 बराबर हमारा हो जाएगा, u तो हमारा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा ½ gt²। इसी प्रकार से हम बात कर लें जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। देखिए अब हम नीचे से ऊपर जाते हैं क्योंकि एक कण को हम लोगों ने u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका था, तो जब ऊपर पहुंचेगा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो जाएगा और u तो हमारा दिया ही कि u होगा। तो अब हम d2 निकाल लें अगर, तो हमारा हो जाएगा ut - ½ gt²। देखिए यहीं पर आपका सवाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। अगर ये टोटल हाइट h है और ये d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये नीचे से d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हमारा d1 + d2 ये h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए, तो जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारा जो d1 था वो था हमारा, जो हमारा d1 था, अगर हम d1 की बात करें तो हाफ यहाँ लिख देते हैं d1 + d2 = h। d1 की वैल्यू थी ½ gt², d2 की वैल्यू जो हम निकाले थे प्लस ut - ½ gt² बराबर h।
अब देखिए ये और ये तो कट गया, मतलब ut इज इक्वल टू एच आ गया, तो जो हम टाइम निकालेंगे वो हमारा h/u आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि कैसे क्या हुआ। आइए आपको मैं एक बार पूरा रिवाइज़ करा देता हूँ शुरू से लेके अंत तक। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा था कि एक हमारे पास इमारत थी, ठीक है, ये हो गई हमारी इमारत, एक हमारे पास इमारत थी, ये हमारे पास इमारत हो गई h हाइट की, और ऊपर से एक कण नीचे की तरफ गिराया जा रहा था और नीचे से एक बॉल u वेलोसिटी से उसी समय ऊपर की तरफ फेंकी जा रही थी। तो ये पूछ रहा था कि कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है v² बराबर u² माइनस 2gh s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt²। यहाँ पे जो s है वो हमारा h हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। फिर मैंने क्या बताया, अब नीचे आते हैं तो नीचे आने के लिए मैंने इक्वेशन बताया। अब हम लोग गुरुत्व के साथ आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस का हम इस्तेमाल करते हैं, तो v² बराबर u² प्लस 2gh, और जो हमारा डिस्टेंस है s उसको हम s बराबर h हो जाएगा ये, तो ये हमारा जगह ut प्लस हाफ gt²। ये तो फार्मूला था। अब हमने इसके आगे क्या किया, देखिए अब जो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, जो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था उसके लिए हमने इक्वेशन बना ली। देखिए प्रारंभिक वेग उसका 0 था और v वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। तो हमने जो फार्मूला आपको बताया था उस फार्मूले में जब आप u की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका जो d1 है वो आ जाएगा हाफ gt², क्योंकि हमने ये माना कि भाई वो d1 दूरी ट्रेवल करता है। इसी प्रकार से जब हम नीचे से ऊपर की बात करें तो हम ये मान रहे हैं कि जो नीचे वाला कण है वो d2 वेलोसिटी मतलब d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो अधिकतम हाइट पर जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो 0 हो जाएगी, और u वेलोसिटी से जा रहा है तो d2 निकालेंगे तो ut माइनस हाफ gt²। और हमको पता है कि d1 प्लस d2 हमारा h है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया d1 प्लस d2 बराबर h। देखिए अब हमने लास्ट में क्या किया है, वैल्यू पुट कर दी है। d1 की वैल्यू हाफ gt², d2 की वैल्यू ut माइनस हाफ gt², ये h के इक्वल हो जाएगी ये पूरा समीकरण, और यहाँ पर हाफ gt² आपस में कट जाएगा, ut बराबर h, तो t बराबर h/u। देखिए ये फार्मूला भी निकल जाता है, स्टैंडर्ड फार्मूला भी निकल जाता है, लेकिन आपसे बस इतना ही पूछा है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं और अब देखते हैं कि उसने क्या पूछा था। तो चलिए क्वेश्चन को खोला जाए। तो देखिए इसका हम लोगों ने सॉल्व किया था और हमारा t इज इक्वल टू h/u आया था, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। देखिए संवेग सदिश मात्रक होता है, शक्ति सदिश मात्रक होता है, त्वरण सदिश मात्रक होता है। जो हमारा तापमान है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी या कह लीजिए कि अदिश राशि, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वो इसलिए मैं आपको इसलिए ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि कई लोग होते हैं झटके में पढ़ के निकल जाते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो तापमान होगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाइट्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जी देखिए इनकी खोज की थी नाइट्रोजन की डैनियल रदरफोर्ड जी ने। डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। अगर हम जोसेफ लुई गे के बारे में बात करें तो इन्होंने बोरान की खोज की थी, बोरान की खोज की थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी भौतिक विधि हैं जिन्हें एटम बम का जनक माना जाता है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है फादर ऑफ एटम बम, ठीक है। अब एलेक्जेंड्रो वोल्टा के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता दिया हूँ। इन्होंने वोल्टाइक सेल का निर्माण किया था या बैटरी कह लीजिए। इन्होंने वोल्टाइक पाइन का निर्माण किया था, वोल्टाइक पाइन का निर्माण किया था, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और की थी, मेथेन गैस को खोजा था।
मीथेन गैस को खोजा था? ये पूछा जा सकता है और ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप नोट कर लें। रॉबर्ट बॉयल के बारे में आपने जानते ही हैं, इन्होंने बॉयल्स लॉ दिया था जिसमें बताया था कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। घर्षण की एसआई यूनिट क्या है? देखिए घर्षण क्या है, ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा न्यूटन। अगर हम गैस की बात कर लें, जो गैस होता है ये हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही चमक गया, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र, जो गॉस होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है। फैराडे की बात कर लें, फैराडे कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है। और मैक्सवेल की बात कर लें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। देखिए ये सब परिचर्चा मैं प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका हूँ, तो आप लोग जाएं और वहाँ पे देख लें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो रिवाइज करने में आसानी होता है। तो आप अगर ऐसे कंटिन्यू वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे आपको खुद ही लगने लगेगा कि हमारा साइंस तैयार होते जा रहा है। क्योंकि देखिए जितने भी प्रश्न मैं करवाता हूँ वो कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, और जो मैं प्रश्न करवाता हूँ चुनिंदा प्रश्नों को करवाता हूँ, ये अच्छे प्रश्नों में से माने जाते हैं। और देखिए जहाँ जहाँ क्वेश्चंस है, जहाँ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, वो कम्प्लीटली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होना है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं प्रश्नों के माध्यम से आपके कंसेप्ट को क्लियर करते जाऊँ। देखिए किसी चीज़ को पढ़ना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है कि आपका लूप होल क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। तो वही सोच के मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको जितना हो सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? परिवर्ती लेंस कहा जाता है, परिवर्तित। देखिए मतलब होता है ये आपका कन्वर्जिंग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहा जाता है? देखिए ये होता है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अब प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से टकरा के इस बिंदु पर आएगी, यहाँ से टकरा के इस बिंदु पर आएगी, तो क्या हो रहा है कि एक बिंदु पर समेटने का काम हो रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब हम उत्तल लेंस की बात कर लें तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण अगर आएगी तो इसको ऊपर भेज देगी, इसको ऊपर भेज देगी, यहाँ से डाइवर्ट होकर इधर चल जाएगा। तो ये क्या होता है, डाइवर्ट करता है, इसकी इमेज पीछे बन जाती है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये फैला रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसी को कन्वर्जिंग कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी और मैं ऐसे अच्छी श्रृंखलाओं को ले आता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।